नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में है। छोटा नाम है नेट ग्रिड। क्यों न्यूज़ में आया है नेट ग्रिड? क्योंकि देखो नेट ग्रिड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ। अब नेट ग्रिड FIRs और स्टोलन व्हीकल्स का जो डेटाबेस है जो प्रिपेयर किया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ये डेटाबेस भी एक्सेस किया जा सकेगा नेटग्रिड के द्वारा। नेटग्रिड का जो प्रोजेक्ट है ये देखो स्टार्ट हुआ था 2009 में। ये एक प्रकार से ऑनलाइन डेटाबेस है। कई सारी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन सभी का डेटा एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और यही प्रोजेक्ट है नेटग्रिड। और अभी जो MOU साइन हुआ है उसके अनुसार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा भी एक्सेस किया जाएगा नेटग्रिड प्रोजेक्ट के द्वारा। और देखो खास बात ये है RTI लगा के आम नागरिक इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर सकता नेटग्रिड से संबंधित, क्योंकि नेटग्रिड को एग्जाम्पशन मिला हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत। RTI एक्ट का जो सेक्शन 24 सब सेक्शन 2 है उसके अंतर्गत एग्जाम्पशन मिला है नेटग्रिड को। अभी देखो 10 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जैसे IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, RO यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अलावा दूसरी एजेंसीज नेटग्रिड के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बट देखो कुछ एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज भी करते हैं नेटग्रिड के प्रोजेक्ट को। उनका ये मानना है कि इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी का हनन हो सकता है इस नेटग्रिड की सहायता से, और कई इंडिविजुअल्स की बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लीक होने का भी खतरा है। अब लास्ट में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एजेंसी देखो क्राइम संबंधित डेटा को इकट्ठा करती है और उसे एनालाइज करती है। मतलब हमारे देश में इंडियन पिनल कोड के तहत जो मामले दर्ज होते हैं विभिन्न राज्यों में, वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, और इकट्ठी करके उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, रिपोर्ट भी जारी की जाती है। आपने काफ़ी बार देखा होगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा कि इस स्टेट में अपराध कम हो गए, इस स्टेट में ज़्यादा हो गए, मर्डर पिछले साल के अपेक्षाकृत कितने ज़्यादा हुए, कितने कम हुए, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ। ये सारी रिपोर्ट जारी की जाती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और ये एजेंसी देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट है। कब सेटअप किया गया था इसे? 1986 में। क्राइम और क्रिमिनल्स दोनों की इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। इससे देखो इन्वेस्टिगेटर्स को भी काफ़ी मदद मिलती है। मान लीजिए किसी क्राइम से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं किसी अपराधी के, तो अगर देखो ये जो डेटाबेस मेंटेन किया जाता है क्राइम से संबंधित नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, वहाँ पर अपराधियों के भी फिंगरप्रिंट्स स्टोर होते हैं। तो मैच करके देखे जा सकते हैं कि किसी क्राइम सीन से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो ऑलरेडी किसी अपराधी से मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नीओवाइज कोमेट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नासा की टेलीस्कोप ने एक नया कोमेट आइडेंटिफाई किया है, डिस्कवर किया है, जिसका नाम है नीओवाइज या फिर C/2020 F3। UPSC इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेती हैं। नीओवाइज हाल ही में न्यूज़ में था। ये क्या है? ये कोई नई मिसाइल है, कोई नई ट्रीटी है चाइल्ड लेबर से संबंधित, या फिर नया कोमेट है जो कि डिस्कवर किया गया है नासा की टेलीस्कोप के द्वारा? तो आंसर आप दे सकते हो। कोमेट के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि देखो बेसिक साइंस के बारे में UPSC पिछले कुछ सालों में कम पूछने लगी है, करंट पे ज़्यादा फोकस करती है। बट आगे के सालों में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कुछ छोड़ नहीं सकते। कोमेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। देखो जब सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, तो उस समय कुछ तो प्लैनेट्स बन गए थे। आज जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, प्लूटो भी किसी टाइम में हुआ करता था, लेकिन नई डेफिनेशन के अनुसार प्लूटो प्लैनेट नहीं है। बाकी बहुत सारा कचरा बच गया, अवशेष बच गए, उनमें से कुछ एस्ट्रॉइड्स बन गए और कुछ कोमेट। कोमेट एक प्रकार से आइसी ऑब्जेक्ट होते हैं, बर्फ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें डस्ट, रॉक्स, आइस ये सब चीज़ें होती हैं। ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनका ऑर्बिट का पीरियड अर्थ की तरह
एक निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक निश्चित समय में ही ये सन के चारों ओर चक्कर लगाएं। इनका ऑर्बिटिंग का समय अनसर्टेन भी हो सकता है। वैसे देखो, कोमेट जो वर्ड है, एक लैटिन वर्ड कोमेटा से निकल के आता है। कोमेटा का मतलब होता है लॉन्ग हेयर्ड। एक्चुअल में देखो होता क्या है, जैसा हमने डिस्कस किया, कोमेट एक प्रकार से आइसी ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए सन है, ये कोमेट है। जब भी कोमेट सन के नज़दीक आता है ना, तो सूर्य की रोशनी की वजह से ये कोमेट गर्म हो जाता है। वैसे ही आइस से बना है, तो बहुत सारा कचरा रिलीज होता है, बहुत सारी गैसेस भी रिलीज होती हैं, तो एक लंबी टेल बन जाती है। समझ गए? ये कोमेट था, ये सूर्य के नज़दीक आया और सूर्य की रोशनी की गर्मी की वजह से गैसेस रिलीज होने लगी, कचरा रिलीज होने लगा, तो इस प्रकार से एक टेल बन जाती है, पूंछ बन जाती है। इसी वजह से कोमेटा वर्ड से निकल के आता है कोमेट। कोमेटा का मतलब है लॉन्ग हेयर्ड, मतलब लंबी पूंछ आप कह सकते हो। कोमेट्स की चौड़ाई देखो कुछ माइल से लेके टेंस ऑफ माइल्स तक हो सकती है, और ये जो पूंछ बनती है ये भी कई माइल्स तक लंबी हो सकती है। कई माइल्स मतलब मिलियन ऑफ माइल्स। और एक और खास बात देखो, इस प्रकार से कचरा जब निकलता जाता है, जब भी कोमेट सूर्य के नज़दीक आता है, तो धीरे धीरे इतना ज़्यादा कचरा निकल जाता है कोमेट से कि ये कोमेट अपने आप में डिसअपियर हो जाता है, गुम हो जाता है, क्योंकि सारा ही मटेरियल जो है कचरे की फॉर्म में निकल जाता है कोमेट से और कुछ बचता ही नहीं है। लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात, कोमेट्स की देखो अपनी कोई लाइट नहीं होती है। हम जो अर्थ से देखते हैं वो एक प्रकार से सूर्य की रोशनी जब कोमेट पर गिरती है उसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं, या फिर जो एनर्जी रिलीज होती है कोमेट से गैस मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में सूर्य की रोशनी पड़ने पर, उन्हें हम देखते हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया कोमेट के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्वाइजो 11 रॉकेट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, चाइना की एक कॉमर्शियल लॉन्च फर्म है जिसका नाम है एक्स स्पेस। एक्स स्पेस के द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किया गया था और इस रॉकेट की ये पहली उड़ान थी, बट ये रॉकेट अपनी उड़ान में सक्सेसफुल नहीं साबित हो सका। और दो सैटेलाइट्स ये रॉकेट कैरी आउट कर रहा था, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और दूसरा लो अर्थ ऑर्बिट नेविगेशनल सैटेलाइट। दोनों जो सैटेलाइट हैं वो खो गए स्पेस में। चाइना का 2020 का ये 19वां लॉन्च था, सक्सेसफुल नहीं हो सका अपनी पहली उड़ान में ये रॉकेट। बाकी देखो, डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है कि कितना मास ये कैरी आउट कर रहा था, ये सब चीज़ें, क्योंकि चाइना का रॉकेट था। हमारे जो स्पेस एजेंसी के मिशंस होते हैं इसरो के, उनके बारे में यूपीएससी डिटेल से पूछ सकती है, और दूसरे देशों की जो स्पेस एजेंसीज के क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी अक्सर इस प्रकार से पूछती है, मैच द फॉलोइंग करवा के। जैसे मैं आपको और जानकारी देता हूँ चाइना के कुछ हाल ही के मिशंस के बारे में। तियानवन-1 ये चाइना का मार्स मिशन है जो कि जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाना था। अभी जानकारी नहीं है इस महीने इसे लॉन्च किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। इससे पहले देखो, इनगुओ-1 मार्स मिशन, ये चाइना का मार्स मिशन था और इसे रशिया ने सपोर्ट किया था, ये फेल हो गया था 2012 में। तियानवन-1 देखो उड़ान भरेगा लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से। अब यूपीएससी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकती है, तियानवन-1 ये चाइना का मार्स मिशन है, जापान का मार्स मिशन है, या फिर साउथ कोरिया का मार्स मिशन है? समझ गए? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, इसे देखो चाइना का एक सक्सेसफुल स्टेप माना जा रहा है परमानेंट स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करने की दिशा में और मून तक एस्ट्रोनॉट्स को सेंड करने की दिशा में। लास्ट में है तियांगोंग, ये देखो चाइना का अपना स्पेस स्टेशन होगा जिसे चाइना चाहता है कि हम 2022 से पहले बनाएं। तियांगोंग का मतलब है हेवनली पैलेस, मतलब स्वर्ग का पैलेस। इस पर देखो वैसे 2019 के मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तियांगोंग पे नहीं पूछा था, स्पेस स्टेशन से संबंधित पूछा था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इटोलुजुमैब के बारे में है। ये देखो एक ड्रग है जिसे अब अप्रूवल दिया गया है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड-19 के क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो इस इटोलिजुमैब ड्रग के बारे में बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग है।
देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक प्रकार से लैब मेड प्रोटीन्स होते हैं और ह्यूमन एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं जब फॉरेन मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। समझ गए? बॉडी में जब देखो फॉरेन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होती है, तो इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं और ह्यूमन एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये वैसे लैब मेड प्रोटीन्स होते हैं। इस ड्रग को मैन्युफैक्चर किया जाता है बायोकॉन के द्वारा और वैसे सामान्यतः इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है प्लेग सोराइसिस डिजीज के इलाज के लिए। प्लेग सोराइसिस में क्या होता है, स्किन पर पैचेस बन जाते हैं। ये वैसे इम्यून सिस्टम से संबंधित डिजीज है। इसमें बॉडी पर जो स्किन होती है उस पर पैचेस बन जाती है, खारिश होती है काफ़ी ज़्यादा। उसके इलाज के लिए इस इटोलुजुमैब ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। बट अब DGCI ने कहा है कि इस ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है क्रिटिकल कोविड-19 के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए। कैसे ये ड्रग काम करती है? देखो, इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाएगा साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम की ट्रीटमेंट के लिए। ये सिंड्रोम क्या होता है, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम? देखो, जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ज़्यादा मात्रा में ब्लड में साइटोकाइन्स रिलीज कर देता है, तब ये सिंड्रोम इमर्ज होता है, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। इसकी वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे सर दर्द, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इटोलुजुमैब के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रेयर ऑर्किड्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 2 रेयर ऑर्किड्स स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है इंडिया में अलग अलग इलाकों में काफ़ी सालों के बाद। एक टाइगर ऑर्किड्स और दूसरा ग्राउंड ऑर्किड्स। दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं टाइगर ऑर्किड की। ये साइंटिफिक नेम है जिसके बारे में यूपीएससी कम पूछती है, आप नज़र डाल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये ऑर्किड्स देखो टाइगर की स्किन की तरह होते हैं, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हो। ये अल्टरनेट ईयर्स में खिलते हैं। मान लीजिए 2020 में खिले हैं तो उसके बाद 2022 में खिलेंगे, और जब खिलते हैं तो लगातार 1 महीने तक खिले हुए होते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मूल रूप से ये इंडिया के नहीं हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया के मूल रूप से निवासी हैं, इंडोनेशिया और फिलीपींस के। टाइगर ऑर्किड देखो, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है इनके मैसिव साइज के कारण। अपने नेचुरल हैबिटेट में मैच्योर प्लांट का जो वेट है 2 टन तक हो सकता है। इसके बाद ग्राउंड ऑर्किड, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसे कहाँ पर रीडिस्कवर किया गया है? दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर 118 सालों के बाद ग्राउंड ऑर्किड को रीडिस्कवर किया गया है। इसे लास्ट रिकॉर्ड किया गया था पीलीभीत उत्तर प्रदेश में 1902 में। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ओरिजिनली देखो ये स्पीसीज उत्तराखंड से ही है। सफ़ेद और पिंक कलर के फूल होते हैं, आप देख सकते हो तस्वीर में। IUCN की रेड लिस्ट में इनका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। चलते हैं आगे। लास्ट में देखो छोटी सी इंफॉर्मेशन आप ये याद रखिएगा, जियोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया है मिजोरम में पिछले कुछ समय में जो ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं, इसका रीज़न ये है मिजोरम 2 फॉल्ट्स के बीच में आता है। एक चूराचांदपुर माओ फॉल्ट और दूसरा मैट फॉल्ट, इन दोनों के बीच में आता है मिजोरम, इसलिए भूकंप पिछले कुछ समय में ज़्यादा आ रहे हैं। ज्योग्राफी में मैपिंग में इन फॉल्ट्स की लोकेशन पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले नेट ग्रिड से संबंधित, ये इलेक्ट्रिसिटी डेटा को मॉनिटर करने के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी डेटाबेस से संबंधित है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नहीं, गलत स्टेटमेंट। नेट ग्रिड क्या है बताइए? ये क्राइम से संबंधित डेटा को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए है। उसके बाद तियांगोंग, क्या ये चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है जिसे बनाया जाना है 2022 से पहले? सही। इटोलुजुमैब, ये क्या है? ये ड्रग है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्लेग सोराइसिस के इस्तेमाल के लिए? सही। कोमेट, ये एक आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी है? सही। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।